हड़प्पा सभ्यता, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही पुरानी लेकिन रहस्यमय दुनिया की तस्वीर उभर आती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्राचीन दुनिया की गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं। बोरिंग किताबों से बाहर निकलकर हम हड़प्पा की खोज, वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद की उनकी मान्यताओं को भी खंगालेंगे। ये सब कुछ एक बहुत ही आसान और विजुअल तरीके से होने वाला है, ताकि एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट्स भी याद रहें और इतिहास भी एकदम जिंदा लगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रमुख खोजों के टाइमलाइन पर नजर डालेंगे। फिर चलेंगे हड़प्पा की गलियों में उनके दैनिक जीवन के सबूत देखने। इसके बाद मातृ देवी और उनके समाज के ढांचे को समझेंगे। फिर बात होगी उनकी दफनाने की रहस्यमयी परंपराओं और R37 कब्रिस्तान की। और आखिर में उनके शानदार व्यापारिक बंदरगाहों और बाट माप के सिस्टम को डिकोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और इन प्रमुख खोजों के कालक्रम को समझते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1921 का साल सबसे अहम साबित होता है। ये वही ऐतिहासिक साल था जब पहली बड़ी खुदाई हुई और इस सभ्यता को आधिकारिक तौर पर हड़प्पा नाम मिला। एक इतिहासकार के नजरिए से सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस एक खोज ने उपमहाद्वीप के इतिहास को रातों रात हजारों साल पीछे धकेल दिया। इसके बाद 1922, 1931 और फिर 1953 में भी लगातार खुदाई होती रही और हर बार जमीन के नीचे से एक नई चौंकाने वाली कहानी बाहर आती गई। अब उस दौर के आम इंसान की बात करते हैं। देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों के दैनिक जीवन के क्या-क्या सबूत हमें मिले हैं। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो ये प्राचीन शहर रावी नदी के ठीक किनारे बसा हुआ था, जो आज के पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में आता है। अब नदी के किनारे बसने का फैसला कोई इत्तेफाक नहीं था। इससे उन्हें पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई और सबसे जरूरी व्यापार के लिए जलमार्ग, सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता था। एकदम मास्टर स्ट्रोक है ना। अब यहाँ जो विशिष्ट वस्तुएं मिली हैं उनकी लिस्ट पर जरा गौर करते हैं। कुम्हार का चाक, मजदूरों के लिए बने आवास और एक विशाल अन्नागार। अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो एक पूरी कहानी बनती है। एक कुम्हार उसी चाक पर बर्तन बनाता है, वो एक मजदूर भी है जिसे रहने के लिए आवास चाहिए, और उन सबके खाने के लिए जो अनाज उगता है उसे सुरक्षित रखने के लिए वो विशाल अन्नागार यानी एक बड़ा सा गोदाम काम आता है। ये सिर्फ मिट्टी से निकली बेजान चीजें नहीं हैं, ये एक बहुत ही सॉलिड, वेल प्लान्ड इकोनॉमी का जीता जागता सबूत हैं। दैनिक जीवन से आगे बढ़ते हैं और उनके समाज के ढांचे को समझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर मातृ देवी की पूजा के संदर्भ में। खुदाई के दौरान मिली मातृ देवी की ये मूर्ति असल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये इस बात का बहुत ही पुख्ता इशारा है कि हड़प्पा समाज मूल रूप से मातृसत्तात्मक था। इसका सीधा सा मतलब है कि सत्ता और सम्मान का प्राथमिक केंद्र महिलाएं थीं। जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन समाज जो पुरुष प्रधान होने के बजाय महिलाओं के नेतृत्व को इतनी अहमियत देता था, ये वाकई कमाल की बात है। और अगर हम इसकी तुलना आज की दुनिया से करें तो एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। आज के ज्यादातर आधुनिक समाज पितृसत्तात्मक हैं, लेकिन हजारों साल पहले हड़प्पा की ये महिला केंद्रित सामाजिक संरचना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद वो लोग उस जमाने में भी सामाजिक स्तर पर हमसे कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। चलिए अब जीवन से मृत्यु की ओर चलते हैं, उनकी दफनाने की परंपराओं और उस रहस्यमयी कब्रिस्तान के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा के लोग मृत्यु के बाद के सफर को भी बहुत गंभीरता से लेते थे। उनका अंतिम संस्कार करने का तरीका काफी हद तक वैज्ञानिक और सम्मानजनक था। वो शवों को सीधे मिट्टी में नहीं डालते थे, बल्कि उन्हें बड़ी सावधानी से लकड़ी के ताबूतों में रखा जाता था। उसके ऊपर टहनियां और लकड़ियां बिछाई जाती थीं, ताकि शव सीधे मिट्टी या जंगली जानवरों के संपर्क में न आए, और फिर उसे सुरक्षित जमीन में दफनाया जाता था। और इसी सिलसिले में पुरातत्वविदों के हाथ एक विशाल कब्रिस्तान लगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा है। इस जगह पर अंग्रेजी के अक्षरों और नंबरों जैसा कुछ अंकित मिला, जिसे R37 कहा जाता है। अब ये R37 असल में क्या दर्शाता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है, क्योंकि हम अभी तक उनकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों का सिर चकरा देती है। रहस्यमयी कब्रिस्तानों से निकलकर अब उनके व्यापारिक नेटवर्क पर एक नजर डालते हैं, जो इस सभ्यता की रीढ़ था।
क्या हम सोच सकते हैं कि हजारों साल पहले कोई समाज व्यापार में कितना एडवांस हो सकता है? खुदाई में 16 किलोग्राम का एक एकदम स्टैंडर्ड बाट मिला है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरे साम्राज्य में माप-तौल की एक ही बेहद सटीक और उन्नत प्रणाली लागू थी। व्यापार में किसी तरह की हेराफेरी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इस शानदार व्यापारिक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा समर्पित डॉकयार्ड यानी बंदरगाह भी था। ये बंदरगाह उनके जल आधारित व्यापारिक नेटवर्क का एक बहुत ही अहम हब हुआ करता था। पानी के रास्ते होने वाले इसी व्यापार ने ही तो हड़प्पा सभ्यता को उस समय विश्व स्तर पर इतना समृद्ध और ताकतवर बनाया था। तो इन सब खोजों को समझने के बाद कब्रिस्तान R37 जैसे स्थलों का वो बड़ा रहस्य आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। जिस तरह की लिपि हमें वहां देखने को मिलती है, उसे देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या हम कभी उस कोड को क्रैक कर पाएंगे? क्या हम कभी हड़प्पा सभ्यता की असली भाषा को पढ़ पाएंगे? शायद जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन इतिहास की कई नई और चौंकाने वाली सच्चाइयां हमारे सामने होंगी। फिलहाल ये सवाल हमें अतीत की गहराइयों में और गोते लगाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहे।